सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बात करते हैं विज्ञान के सामान्य आने वाले कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, किस किस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कई शाखाओं के बारे में पूछते हैं, जैसे जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन अपने पास हैं, बने रहे हमारे साथ और लास्ट तक दीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? पहले तो हम बात ये कर लेते हैं आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप, आइसो का मतलब होता है समान, यानी उसकी परमाणु संख्या तो समान हो। ठीक है, परमाणु संख्या ही प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है। तो किसी हमें एक दो तत्व होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, और आपको बता दें उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की बात करें तो इसमें क्या है, परमाणु संख्या समान हो, एक ही तत्व है और उसकी परमाणु संख्या तो समान है, पर द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे हम बोलते हैं आइसोटोप, यानी समस्थानिक। क्या बोलते हैं हम? समस्थानिक। तो समस्थानिक इसे हम कहते हैं हिंदी में समान स्थान हो। ठीक है, ऐसे याद रखो, एक ही परमाणु के अलग अलग, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिसमें परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो आपको बता दें कि प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा डी। आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जब भी परमाणु का विखंडन होता है, आपस में विखंडन टूटना, तो ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो बिजली बनाने में परमाणु विखंडन का यानी परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। तो बिजली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? बी आंसर इसका आ जाएगा, बी। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से किसमें अधिक ताप है, यानी किसमें अधिक ताप होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, क्या सभी में? तो भाप जो होती है ना उसमें अत्यधिक ताप होता है, ये आप जानते हो अच्छी तरह, भाप में बहुत ज़्यादा, ठीक है, ताप होता है। और आपको बता दें जो पुराने ट्रेनें होती थी, ट्रेन का मतलब रेलगाड़ियाँ, तो वो भाप से ही चलती थी, भाप इंजन। ठीक है, अब आप ये बताओगे कि जो भाप इंजन था उसका आविष्कार किसने किया। हमने उसका वीडियो बना रखा है, पर आपको कमेंट करके बताना है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम पूछते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, और चौथा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। ठीक है, आप जानते कोई भी बीमारी जब होती है उसे महामारी WHO तब घोषित करता है जब वो मतलब उस पर कंट्रोल करना काफ़ी कठिन हो जाता है और कम ही समय में चारों ओर संक्रमण फैल जाता है, यानी देश स्तर विदेश स्तर पर जब लेके जाते हैं उसको हम, तो उसे महामारी घोषित कर देता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा ये बताएंगे कि कौन WHO कैसे घोषित करता है, WHO क्या है, पूरी डिटेल हम उसके बारे में बताएंगे, अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो हैजा आप जानते हो, हैजा आएगा बी, जिसे कोलेरा बोलते हैं, है ना, कोलेरा। विब्रियो कोलेरी जवारा होता है ये, विब्रियो कोलेरी। तो ये इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। ये भी अजीब क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। आपने देखा होगा गिरगिट के अलग अलग रंग देखे होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन, अन्य जानवर से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में बदलते हैं, ऊपर से इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप खुद बताओगे कमेंट्स में, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन लगा दो उस पर, इसका आंसर बच्चे खुद बताएंगे क्या आंसर आएगा। क्या गर्मी से बचने के लिए करता है या जानवर से बचने के लिए रंग बदलता है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइनो वायरस की वजह से बनता है। राइनो वायरस, आम जुकाम, सिर दर्द, कफ, घुटनों में दर्द, राइनो वायरस। तो आप बताओ, हमें जो जुकाम लगती है उसका कारण होता है राइनो वायरस, जो मार्केट में पाया जाता है। मार्केट का मतलब वातावरण में होता है। तो आम जुकाम जो होती है, सामान्य कोल्ड, कॉमन कोल्ड जिसे हम बोलते हैं, राइनो वायरस का जनक होता है। आंसर इसका ये आ जाएगा, एक वायरस है। ठीक है, हर वीडियो लाएंगे वायरस क्या है, इसकी खोज कैसे हुई थी, इसका जनक कौन है, हम इनके सबके वीडियो लेके आएंगे वायरस के। अभी हम
कवर करके चलने हैं और ऊपर ऊपर से इनको डीपली जब पढ़ाएंगे, जब बायोलॉजी को एक एक पॉइंट बताएंगे, हमारे साथ बने रहें। सभी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, यानी मस्तिष्क कितना, शरीर का कितना परसेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। तो आपको मैं ध्यान से बता दूं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है शरीर की तुलना में 2% होता है। कितना परसेंट होता है? 2%। ठीक है, 2% ही भाग है शरीर का ये, परंतु शरीर का लगभग 20% ऑक्सीजन ये खुद ले लेता है, यानी ब्रेन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा, 7वें का ए। ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7वें का ए। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छी लग रही है, कंपटीशन एग्जाम्स के अनुसार अच्छी लग रही है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में आप कुछ लिख सकते हो कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी तो आप जानते हो जांघ की हड्डी होती है, फीमर होती है, पर सबसे छोटी हड्डी आप जानते हो कान के अंदर 3 हड्डियां होती है। MIS से हम याद करते हैं उन्हें, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। MIS से हम याद करते हैं उन्हें। ठीक है, और मेलियस, इनकस, स्टेपीज। तो जो स्टेपीज होती है ना, स्टेपीज इसे हम बोलते हैं कान की सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, पटेला तो आप जानते हो घुटने के दोनों हड्डियों के बीच में पाया जाता है पटेला, और टिबिया, फिबुला आप जानते हो। ठीक है, पैर की हड्डियां हैं। ह्यूमरस ये हाथ की हड्डी है, तो स्टेपीज आ जाएगी कान में, बी आंसर। 8वां क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे कि आप इस क्वेश्चन ही बता रहे हो, कुछ साइन कौन कौन सी शाखाएं वो नहीं बता रहे। तो शाखाएं नीचे नीचे दे रखी है, अभी आ जाएगी वो भी, इंतजार कीजिए, सब्र करो थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखो रे, मात्र 2 उत्तक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? 2 कौन से हैं? तो एक तो हमारे नाखून जो होते हैं वो, और एक कॉर्निया। ये काले काले रंग का जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया और कॉर्निया ये और नाखून ये ऑक्सीजन नहीं लेते, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। बाकी सब अंदर से लेते हैं, अंदर का मतलब सिराओ धमनियों से लेते हैं। ठीक है, यानी धमनियों से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आंख की हम संरचना का वीडियो भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे कि जो आइरिस होती है, परितारिका, इसके रंग की वजह से क्या होता है, अलग अलग रंग की आंखें दिखाई देती है। जैसे किसी की नीली हो आइरिस तो नीली आंखें दिखाई देती है, काली हो तो काली दिखाई देती है, भूरी हो तो भूरी दिखाई देती है। ये इसका कारण होता है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? अयस्क क्या होता है? ऐसी धातुएं, ठीक है, मतलब ऐसे खनिज जिनमें धातुएं उपलब्ध हो या धातुएं प्राप्त हुए, उन्हें हम बोलते हैं अयस्क, यानी और सभी चीज़ों को हम खोद कर निकालते हैं तो कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज है, पर सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि सभी खनिजों से क्या होता है, धातुएं थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो हेमेटाइट जो होता है वो आयरन यानी लोहा प्राप्त करते हैं, हेमेटाइट। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रक्त का थक्का जमने का कारण होता है। इसका हमने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं पूरा। रक्त का थक्का जमने का कारण होता है, एक वीडियो तो बना रखा है और इस पर एक वीडियो और बना देंगे हम। तो रक्त का थक्का जमने का कारण होता है फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन सारे होते हैं, और भी कारक होते हैं उसमें, वो भी दे रखे हैं। तो इसका आंसर तो डी आ जाएगा। ठीक है, 12वें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी की होती है? सबसे बड़ी आंख आप जानते हो हिरण की होती है, हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है। जानकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट और कर सकते हैं, बार बार कमेंट करने की कर सकते हैं। ठीक है, आपका ही मोबाइल है, कर सकते हैं। हाथी पांव रोग का रोगाणु होता है, आप जानते हो हमारा जो पैर है, ऐसा रोग हो जाए जब हाथी के जैसे पैर हो जाए, उसे बोलता है विचेरिया ब्रोंकोफटाई। एनसीईआरटी की लाइन में साफ साफ दे रखा है ये रोग। ठीक है, 8वां जो चैप्टर है डिजीज वाला, ठीक है, पुराने वाली किताब में, नई वाली जो आई है उसमें तो 7वां है। ठीक है, तो ये आ जाएगा विचेरिया ब्रोंकोफटाई, हाथी पांव रोग। फाइलेरियासिस रोग भी कहा जाता है इसे।
विडोल टेस्ट का संबंध किससे होता है? तो आप जानते हो कि जब भी मोतीजरा यानी टाइफाइड, मोतीजरा को क्या बोलते हैं रे? टाइफाइड। टाइफाइड रोग जिसे मोतीजरा बोलते हैं, उसमें विडोल टेस्ट किया जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछता है, एनसीईआरटी के उसी चैप्टर 8 में दे रखा है इसके बारे में। 16वां है, किस कोशिका अंग की आकृति बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है? तो तारकाय जो होता है ना, तारकाय, एक तारकाय में 2 तारक केंद्र होते हैं और वो बैलगाड़ी के पहिए के जैसे 3-3 के ऐसे समूह होते हैं। और आपको बता दूं उसमें 9+0 की व्यवस्था होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था, यानी कोनों कोनों पर क्या होता है, परिधि में 3-3 की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है, केंद्र में कोई भी सूक्ष्म नलिका नहीं होती, 9+0 होती है। तो किस कोशिका की आकृति बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है? तो तारकाय की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है। ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं और उनके अध्ययन। तो अब बात करते हैं पहली शाखा कौन सी है, चलो चलते हैं हम। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। तो रेशम का पालन, हम जो रेशम जो धागा हम प्राप्त करते हैं वो एक कीट है जो कोकून बनाता है और उसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई यानी रेशम कीट। इसका पालन किया जाता है शहतूत हो, अन्य पेड़ पौधों इस पर, तो इसको बोलते हैं सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन हम बोलते हैं, रेशम कीट पालन, रेशम का कीट। नेक्स्ट हम बात करें पीसी कल्चर को हम बोलते हैं मत्स्य पालन, यानी मछलियों का पालन करते हैं। मछलियों से आप जानते ही हो, ठीक है, कि मछलियां खाने में काफ़ी यूज की जाती है, कई तेल भी प्राप्त किया जाता है मछलियों से। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जाते हैं इनसे। और आपको कमेंट में ये करके बताना है कि कौन सी मछली है, ठीक है, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, उसके यकृत से 5.5 ग्राम प्राप्त किया जाता है, उसमें विटामिन ए होता है। कौन सी मछली है, उस मछली का नाम बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है? माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन करते हैं। जो कवक हम होते हैं, जैसे दाद हो जाना, ये भी कवक है। अगेरिकस जो मशरूम होती है, हम मशरूम खाते हैं, मशरूम। ठीक है, वो देखो ये जो फफूंद यानी कवक, ये फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन हो गया, जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन का मतलब उसमें उसके जनन क्या है, प्रजनन क्या है, यानी जनन प्रजनन एक बात है। ठीक है, उसकी संरचनाएं क्या है, उनमें कौन कौन से लक्षण है, कौन कौन सा वर्गीकरण है, सभी पढ़ते हैं हम। ठीक है, कवकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और चौथा पॉइंट है फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। आप जानते हो निम्न श्रेणी के जो पादप हैं उन्हें शैवाल कहते हैं, अपनी भाषा में काई बोलते हैं। टंकी के आसपास देखे होंगे काई यानी कांजी एल्गी। पेड़ पौधे हैं वो एक प्रकार में जड़, तना, पत्ती, फूल नहीं होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं शैवाल, और निम्न श्रेणी के पादप हैं और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवा, एंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। काफी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। छठा है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करें 7वें पॉइंट की, तो 7वां पॉइंट क्या है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन होता है। अब आपको यह बताना है कि ऑर्निथोलॉजी का जनक कौन है, यानी द फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान का जनक कौन है। और उस पर जो फिल्म बनी थी, मतलब रोबोट 2.0, वो उस पर लगभग थोड़ी थोड़ी आधारित थी उस पर ही। ठीक है, तो कह तो नहीं सकते पूरा उसे, क्योंकि वो जो थे इसके जनक, अभी मैं नाम बता दूंगा तो आंसर ऐसे हो जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं उसका जनक कौन है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान का जनक है। और ये पक्षी विज्ञान के जनक कैसे बने, ये आपको बताना है। अब वो कैसे मोटिवेट किए थे पक्षियों पर, बहुत ज़्यादा उन पर अध्ययन किया, वो आपको बताना है। तो पक्षी विज्ञान का जनक डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं, सलीम अली। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, डॉक्टर है, डॉक्टर का मतलब PhD, सलीम अली। तो पक्षियों का अध्ययन आपको बताना है कैसे वो एक पक्षी वैज्ञानिक बने। इक्तियोलॉजी यानी मछलियों का अध्ययन हो गया। इसके अलावा हम 9वें पॉइंट की बात करते हैं, एंटमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। नाम ही क्या है, एंटमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन किया जाता है। एक हो गया। 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट ये कहता है डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अंदर कहना डेंड्रोलॉजी। और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एक होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, उसमें क्या वृक्ष की आयु का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें डेंड्रोलॉजी में वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में उम्र का ज्ञात किया जाता है, पेड़ पौधे की उम्र। ठीक है, और उम्र ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो वलय पाई जाती है ना, ऐदा वलय, उसको गिनकर करते हैं।
ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अच्छी तरह समझते हैं। 11 पॉइंट की हम बात करते हैं। 11 पॉइंट है ओफियोलॉजी यानी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। देखो सर्पों का अध्ययन, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, आप इन्हें कवर कीजिए, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम नेक्स्ट की बात करते हैं सोरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी, ठीक है। कोई चीज़ सुनकर देखकर अगर याद होती है तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या चलते हैं, तो पूरे हो गए, ठीक है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पर या साइंस के कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बनाए, ठीक है, जनरल साइंस।